चुनाव आयोग का असली चेहरा आया सामने। कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर फंसा चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार मुश्किल में फंसे, बीजेपी के पक्ष में फैसला पड़ेगा घातक। राज्यसभा चुनाव में हुए खेल पर बड़ा खुलासा। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत की एक और बड़ी साजिश सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में जो खेल हुआ है उसने लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव मैदान से हटाने और उसका नामांकन रद्द करने के लिए जो दलीलें बीजेपी की तरफ से दी गई और चुनाव आयोग ने उन दलीलों को आंख बंद कर मान लिया। यह भी नहीं देखा कि ये दलीलें किसी काम की हैं भी या नहीं, और एक झटके में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया। जब ज्ञानेश कुमार के पास यह मामला पहुंचा तो वो भी टाल मटोल का ही रवैया दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ वो चुनाव प्रक्रिया का मजाक था। ज्ञानेश कुमार अगर रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को नहीं बदलते हैं तब यह मामला कोर्ट जाएगा। और एक बात तो साफ है कि चुनाव चोरी करने की जो कोशिश की जा रही है वो फेल हो जाएगी। कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों रद्द किया गया और इसके पीछे बीजेपी की क्या साजिश थी, इन सभी सवालों को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का नामांकन रद्द करने को लेकर मचे बवाल को। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। जिस दिन यह तय हुआ था कि बीजेपी तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जबकि उसके पास अपना तीसरा उम्मीदवार जिताने लायक वोट भी नहीं है, उसी दिन यह तय हो गया था कि अब कोई बड़ा खेल होने वाला है। और खेल ऐसा होगा कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि पूरा का पूरा चुनाव ही चोरी कर लिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया है। यानी बीजेपी के तीनों उम्मीदवार, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने न्याय की लड़ाई शुरू कर दी है। अब ऐसे में हम आपको एक एक बात बताते हैं कि कैसे नामांकन रद्द करने की साजिश की गई और कांग्रेस ने क्या दलीलें चुनाव आयोग के सामने दी, कोर्ट जाने को लेकर उसकी क्या तैयारी है। सबसे पहले हम कांग्रेस की दलीलों को लेकर बात करते हैं। तो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी के महेश केवट की तरफ से सवाल उठाए गए। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि मीनाक्षी ने तेलंगाना में दर्ज एक मामले की जानकारी अपने शपथ पत्र में नहीं दी है, जबकि मीनाक्षी नटराजन का कहना था कि कोई मामला दर्ज ही नहीं किया गया, कोई एफआईआर नहीं है, एक समन आया है और समन के बारे में बताना जरूरी नहीं होता। अगर एफआईआर होती तो शपथ पत्र में उसका जिक्र जरूर किया जाता, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने मीनाक्षी नटराजन की बात नहीं मानी और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रख दी है। मीनाक्षी नटराजन के मामले में रिटर्निंग अधिकारी का फैसला पूरी तरह से गलत है। निर्वाचन अधिकारी ने जिस आधार पर नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया वो आधार कानूनी रूप से सही नहीं है। कांग्रेस नेता पर ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं है जिसका मीनाक्षी खुलासा कर सकती थी। अदालत की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें मीनाक्षी से कहा गया कि आप आकर हमें बताइए कि हम इस मामले का संज्ञान ले या नहीं। कानून के पहली कक्षा के छात्र को भी पता होता है कि मजिस्ट्रेट की तरफ से संज्ञान लेना एक प्राथमिक चरण होता है और उसमें यह फैसला किया जाता है कि यह मामला आगे चलना चाहिए या नहीं। बिना संज्ञान के कोई भी आपराधिक मामला जन्म ही नहीं लेता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक ऐसे मामले को लेकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का फैसला रिटर्निंग अधिकारी ने किया है, जो मामला है ही नहीं। कोर्ट की तरफ से कुछ तय ही नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव अधिकारी ने अपनी तरफ से यह तय कर लिया है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने ऊपर दर्ज उस एफआईआर को छिपाया है जो उन पर दर्ज ही नहीं है। और अब उसे ही लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल पूछ लिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के कानून में साफ साफ लिखा है कि आपको सिर्फ उन मामलों का खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर सिद्ध हो तो सजा 2 साल से ज्यादा हो और जिसमें आरोप तय हो चुके हों। इसे देखने का उत्तरदायित्व आरओ का होता है। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया है। व्यवस्था यह है कि मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे, उसके बाद जांच होगी और फिर आरोप पत्र तैयार होगा। यानी इस मामले में आगे के 3 चरण बचे हुए हैं।
मजिस्ट्रेट ने संज्ञान तक नहीं लिया है, मगर आरओ ने मान लिया है कि यह एक आपराधिक मामला लंबित है। इसके अलावा हमने कई और मुद्दे रखे और कहा है कि ऐसी गलती के कारण राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता। सिंघवी ने कहा कि हमने यह भी कहा है कि निर्वाचन आयोग के पास पूरा अधिकार क्षेत्र है कि वे आरओ के फैसले को बदल दें या आदेश निरस्त कर दें। आयोग पहले भी हरियाणा और गुजरात के मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है, लेकिन यहां एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। वैसे तो मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी को इस मामले में पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग की राय मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार को जल्दी ही फैसला लेना होगा और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को सही करार दिया जाएगा, ये तो साफ है। अब यह फैसला ज्ञानेश कुमार ही करेंगे या फिर कोर्ट करेगा। इससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनाव के दौरान कोर्ट रिटर्निंग अधिकारी का फैसला बदल चुका है, नतीजा भी बदल दिया था। आपको चंडीगढ़ में हुई सीट चोरी की घटना तो याद होगी ही, जब चुनाव अधिकारी ने इंडिया उम्मीदवार को मिले वोट रद्द कर दिए थे और कम वोट पाने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार को जिता दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए चुनाव नतीजे को बदल दिया था। और कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी होगा, क्योंकि बीजेपी के पास तीसरी सीट जीतने लायक वोट ही नहीं थे। ऐसे में मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के समीकरण को लेकर भी हम जरा बात कर लेते हैं, ताकि ये पूरा मामला हम बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों की संख्या 230 है, जिसमें से 2 सीट खाली है और बची हुई 228 सीटों में से 164 सीटें बीजेपी के पास है और 64 कांग्रेस के पास। अब राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए पहली वरीयता के 58 वोटों की जरूरत है, यानी कांग्रेस के पास देखा जाए तो एक सीट के लिए जरूरी वोटों से भी 6 वोट ज्यादा है। वहीं बीजेपी को 3 सीट जीतने के लिए 174 वोटों की जरूरत है, यानी वो 2 सीट तो आसानी से जीत सकती है, लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए उसके पास 10 वोट कम है, यानी बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार की हार तय थी। अब इसी तय हार से बचने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन को खारिज कराया गया है। बीजेपी पर यह आरोप भी लगाए गए थे कि वो कांग्रेस के विधायकों को लालच दे रही है। 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई, तब दूसरा रास्ता निकाला गया। लेकिन बीजेपी का यह प्लान भी कामयाब नहीं हो पाएगा और यही कारण है कि चुनाव अधिकारी के फैसले के बाद भी बीजेपी के अंदर जश्न नहीं दिख रहा, क्योंकि पार्टी को भी पता है कि चुनाव तो होना है और उसका तीसरा उम्मीदवार मुश्किल में है। वोट है नहीं, कांग्रेस टूट नहीं रही, हार सामने है और बीजेपी के गले में यह हार पड़नी भी तय है। और यही कारण है कि ज्ञानेश कुमार बहुत ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जब उनसे मिलने पहुंचा तो वो खुद ही सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब ऐसे में सबकी नजरें फिलहाल ज्ञानेश कुमार पर टिकी हुई हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या चुनाव आयोग कांग्रेस को राहत देता है या वाकई यह मामला कोर्ट तक जाता है। लेकिन आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसे लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।